वीरधरा राजस्थान री, सुरा में सिरमौर, हल्दी घाटी घाटियां, गढ़ा में गढ़ चित्तौड़। हल्दी घाटी साख दे, चेतक झाला मान, इन घाटी दी से सदा माटी माटी राण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं आज महाराणा प्रताप की। उससे पहले हम हल्की सी जानकारी ले लेते हैं अपने विशेष इतिहास की, यानी जगमाल की। उदय सिंह ने किस तरह से जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और किस तरह से महाराणा प्रताप जो है वो आखिरकार मेवाड़ के राजा बने। और आज हम जिनके नाम से हमारे जहान में, हमारे जहन में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम एक बार की महाराणा प्रताप की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम जानते हैं जगमाल के बारे में। जगमाल कौन था? राणावत। उस जगमाल राणावत की हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, हम बात करते हैं आज जगमाल राणावत की। कौन है भाई ये जगमाल राणावत? बात महाराणा प्रताप की ही करनी है, लेकिन हल्का सा हमें जगमाल राणावत को जानना भी जरूरी हो जाता है मित्रों। जगमाल राणावत, तो ध्यान दीजिएगा, जगमाल राणावत की बात करें तो थोड़ा ध्यान दें कि जो उदय सिंह था, उदय सिंह के 20 रानियां थी और उनसे 17 पुत्र थे। कौन? उदय सिंह, जगमाल राणावत का पिता उदय सिंह। तो उदय सिंह के क्या था मित्रों? 20 रानियां थी और इनसे उदय सिंह को हुए थे 17 पुत्र। कितने पुत्र हुए थे? 17 पुत्र हुए थे। किसको? उदय सिंह को। ये अपने को सबसे खास बात जो ध्यान में रखने वाली है वो रहेगी सबसे पहले तो। अब इसमें से भी जो बात निकल करके आती है वो मोटी बात क्या है कि महाराणा प्रताप जो थे वो उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। तो अगर आपसे पूछे कि उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र कौन? महाराणा प्रताप। कौन थे भाई? महाराणा प्रताप जो है वो उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे भाई। सबसे बड़े पुत्र थे महाराणा प्रताप। अब इसमें भी बड़ा भी था महाराणा प्रताप, योग्य भी थे और खास करके यूं कह सकते हैं कि राजा बनने के लायक भी थे। लेकिन महाराणा उदय सिंह के एक रानी थी धीरबाई, और धीरबाई से हुआ था जगमाल। यानी जगमाल जो है वो था उदय सिंह का पुत्र, लेकिन कौन सी रानी से था? ये धीरबाई से था। कौन सी बाई से था? धीरबाई से था। इस मैं आपको जीरो से लेकर हीरो बनाने वाली बात कर रहा हूं। एक एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि धीरबाई से जो पुत्र हुआ था वो कौन था? जगमाल राणावत। और धीरबाई जो है भाई, जो उदय सिंह की बहुत ही प्रिय रानी थी, है ना, क्योंकि ये भटियाणी रानी थी। धीरबाई कौन थी? भटियाणी रानी थी और बहुत ज्यादा प्रिय थी उदय सिंह को। बात आती है कि साहब 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु होगी। उससे पहले ही उदय सिंह ने भटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर के जगमाल राणावत को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। योग्य और बनने के लायक और जिसका अधिकार था वो था महाराणा प्रताप, लेकिन नहीं बन पाए महाराणा प्रताप। और बना किसको दिया? जगमाल को उत्तराधिकारी बना दिया। अब 28 फरवरी 1572 को साहब बंदा सलट लेते हैं, यानी उदय सिंह मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। कब? 28 फरवरी 1573 को। आप मार्कर को एक बार देख लेना मित्रों कि कौन सा मार्कर आपके ज्यादा सूट होता है, कलर कौन सा सूट होता है, उसके हिसाब से हम चल लेंगे। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता देना कि 28 फरवरी की बात है। 28 फरवरी 1572 की बात है मित्रों। कब की बात है? 28 फरवरी 1572। 28 फरवरी 1572 को भाई साहब, कौन से भाई साहब? आपके भाई साहब विशेष रूप से, यानी उदय सिंह जी जो हैं ये मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और उनकी मृत्यु के बाद में जगमाल जो है ये राजगद्दी पर बैठ गया। जगमाल क्या कर गया? राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन कुछ लोगों को अखरा, और जिनको अखरा उसमें एक आते हैं पाली के। कहां के भाई?
पाली के अखैराज सोनगरा का नाम आपने सुना होगा। कहां के भाई? पाली के अखैराज सोनगरा, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। अखैराज सोनगरा को अखरा कि भाई महाराणा प्रताप राजगद्दी पर बैठने चाहिए थे, लेकिन बैठ कौन गया? जगमाल राणावत बैठ गया भाई साहब। अखरा उनको। ग्वालियर के थे राम सिंह। ग्वालियर के कौन थे? राम सिंह थे मित्रों, जिनको अखरा। ग्वालियर के राम सिंह को अखरा, पाली के अखैराज सोनगरा को अखरा, और एक महाराणा प्रताप के मामा थे मान सिंह सोनगरा, उनको अखरा। इनका ध्यान रखना, मान सिंह सोनगरा। इनको अखरा। मैं फिर कह रहा हूं कि अखरा किन किन को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि पाली के अखैराज सोनगरा को अखरा, ग्वालियर के राम सिंह को अखरा, और मानसिंह सोनगरा को अखरा। इनको अखरा कि जगमाल राणावत जो योग्य नहीं है, जो बड़ा बेटा भी नहीं है, जो उत्तराधिकारी बनने लायक भी नहीं है, और उसे आपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। महाराणा प्रताप को बनना चाहिए था और राजा बन गया जगमाल, ऐसे थोड़ी चलेगा। उन्होंने भाई साहब समाचार भिजवाया। सलूम्बर के रावत थे कृष्णदास, और एक देवगढ़ के थे रावत सांगा। देवगढ़ के रावत कौन थे? सांगा। उनको समाचार भिजवाया कि आप अन्य सरदारों को कह दो, और इसमें सलूम्बर के रावत कृष्णदास का बहुत बड़ा योगदान है मित्रों। मैं आपको फिर से क्लियर करूंगा एक एक चीज कि अखरा तो उन तीनों को, लेकिन मामला जो है वो थोड़ा सा अलग हुआ मित्रों। अलग इस तरह से हुआ कि सलूम्बर के जो रावत हैं, सलूम्बर के रावत कौन हैं? कृष्णदास। कृष्णदास ये सलूम्बर के हैं। इसके अलावा सांगा, सांगा रावत है देवगढ़ के। कहां के हैं? देवगढ़ के। देवगढ़ के रावत कौन है? सांगा। तो ये दो रावत हैं। इनके पास न्यूज भिजवाई अखैराज सोनगरा ने कि भाई ऐसे थोड़ी चलेगा यार, आपको क्या लगता है कि राजा किसे बनना चाहिए? अखैराज सलूम्बर के जो कृष्णदास रावत हैं, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राजा तो महाराणा प्रताप को ही बनना चाहिए, लेकिन बना किसको दिया? जगमाल को। मामला बैठा नहीं। इसलिए कृष्णदास और सांगा जो देवगढ़ के रावत थे, इन दोनों ने जितने सरदार थे मेवाड़ के, कई सरदारों को इकट्ठा किया और उनके सहयोग प्राप्त करके जगमाल को राजगद्दी से उतार दिया। और गोगुंदा में उसी दिन, उसी 28 फरवरी 1572, इसको बोलते हैं राजमहलों की क्रांति, है ना। उसी 28 फरवरी 1572 के दिन गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। ये सामान्य जानकारी बता रहा हूं मैं, केवल और केवल सामान्य जानकारी। अब हम महाराणा प्रताप को पढ़ने वाले हैं कि साहब 28 फरवरी 1572 को ही महलों में राजमहलों की क्रांति हो गई। कौन सी क्रांति हो गई? राजमहलों की क्रांति हो गई थी। और राजमहलों की क्रांति को छोटी मोटी क्रांति नहीं थी साहब। राजमहलों की क्रांति छोटी मोटी नहीं थी। इससे जगमाल नाराज हुआ। महाराणा प्रताप को गोगुंदा में राज्याभिषेक करने से जगमाल नाराज हुआ, और वो नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया। अकबर ने, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि अकबर ने उसे जहाजपुर का परगना जो है वो जागीर दे दी थी। इसके अलावा उसे मनसबदार भी बना लिया था, है ना। बाद में, कुछ समय बाद में 1581 के अंतर्गत जगमाल को सिरोही का आधा राज्य दे दिया था। किसका? सिरोही का आधा राज्य दे दिया था साहब, है ना। और आधा सिरोही का राज्य था अपना सुल्तान देवड़ा के पास में। मैंने ये भी बताया था कि सुल्तान देवड़ा और जगमाल के मध्य दत्ताने का युद्ध हुआ था 1583 में। सुल्तान देवड़ा और जगमाल के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? दत्ताने का युद्ध हुआ था 1583 में, है ना, जिसमें जगमाल मारा गया था। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब हम महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा करेंगे। ये सामान्य जानकारी थी कि उदय सिंह ने, एक बार रिपीट कर देता हूं क्लास को, फिर आगे बढ़ जाता हूं मैं सीधे सीधे, कि भाई राजमहलों की क्रांति महाराणा प्रताप के समय हुई थी या जगमाल राणावत के समय हुई थी। प्रश्न यह बन सकता है कि उदय सिंह का पुत्र था जगमाल राणावत। उदय सिंह की 20 रानियां थी, जिनमें एक थी धीरबाई जो भटियाणी रानी थी। इससे विशेष प्रेम करता था उदय सिंह, है ना।
इसलिए महाराणा प्रताप योग्य और बड़ा होने के नाते भी इसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया और जगमाल राणावत को बना दिया। ये जची नहीं किसके, पाली के अखेराज सोनगरा को, ग्वालियर के राम सिंह को और मान सिंह सोनगरा को नहीं जची। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सलूम्बर के कृष्णदास रावत को बुलवाया, उनसे बातचीत की और कृष्णदास रावत और देवगढ़ के रावत शांगा ने मिलकर के सभी सरदारों को इकट्ठा किया और गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया और अपना राजा घोषित कर दिया। किसको, महाराणा प्रताप को। किसको घोषित कर दिया भाई, महाराणा प्रताप को राजा घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह हो गई साहब, सबसे बड़ी बात यह होगी। अब महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं राजमहलों की क्रांति के बाद। तो महाराणा प्रताप की जब हम बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मित्रों। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप कब है महाराणा प्रताप का समय, तो मैंने कहा 1572 में ही राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप को और 1572 से लेकर के 1597 तक अपने महाराणा प्रताप थे। कब से कब तक, 1572 से 1597 तक जो है वो महाराणा प्रताप थे मित्रों। 1572 से 1597 तक महाराणा प्रताप रहे। होता यूं है कि महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के 13वें शासक के रूप में राजा बने थे। यानी सिसोदिया वंश के कौन से नंबर के राजा थे ये सिसोदिया वंश के 13वें शासक थे। सिसोदिया वंश के 13वें शासक थे। हम इनके बारे में सामान्य जानकारी लेते हैं मित्रों। सामान्य जानकारी यानी इनका परिचय हमें पढ़ना होगा, इनका सामान्य सा परिचय। और सामान्य सा परिचय की हम बात करेंगे। सामान्य सा परिचय की जब हम बात करें तो ध्यान रखना मित्रों कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका कहाँ पर हुआ था, माता कौन थी और पिता कौन थे, बचपन का नाम क्या था, धर्म पत्नियां कौन कौन थी, सिंहासनारूढ़ कब हुए, राज्याभिषेक कब हुआ, ये सभी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले खास बात जो आपको समझनी चाहिए, वो जाननी चाहिए, वो है महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म भाई कब हुआ था, 1597 में हुआ था, है ना। अब आप कहोगे कि भाई 1597 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी। जी नहीं, 1597 ईस्वी और एक है 1597 विक्रमी संवत। हम विक्रमी संवत की भी साथ में बात कर रहे हैं। तो याद रखना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले बात हमें ध्यान रखनी है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान रखना 9 मई 1540, ये तो ईस्वी संवत है। 9 मई 1540 ईस्वी संवत है। लेकिन अगर यही विक्रमी संवत की बात की जाए तो ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को हुआ था। ज्येष्ठ ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को 1597 का विक्रमी संवत था। तो ये जरूर ध्यान रखना आप कि महाराणा, आजकल के प्रश्न ऐसे घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं कि 1597 में हुआ था कि 1540 में हुआ था, 1542 में, 1545 में, और आगे दे विक्रमी संवत। तब हम 1540 हमें याद रहता है, तब हम ठोक देते हैं, बाद में कहते हैं अरे यार गलती हो गई भाई। ऐसी गलतियां माफी लायक नहीं है। तो ध्यान रखना, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को 1597 विक्रमी संवत को महाराणा प्रताप इस धरती पर आए थे। अब आए कहाँ थे, यानी कौन से स्थान पर इनका जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था भाई, तो उस स्थान को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कुंभलगढ़ में। कहाँ पर हुआ था, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में भी भाई साहब बना हुआ है कटारगढ़। कुंभलगढ़ में भी ऊपरी महल है एक कटारगढ़। और इसमें भी आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है, कटारगढ़ में भी बादल महल है। कौन सा महल है, सबसे सुंदर महल है बादल महल। और बादल महल में भी भाई साहब एक जगह पड़ती है जूनी कचहरी।
कौन सी पड़ती है? जूनी कचहरी। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी है भाई? जूनी कचहरी। ठीक है, समझ जाओगे भाई। स्थान कौन सा है? कुंभलगढ़ है। और कुंभलगढ़ में भी भाई साहब कटारगढ़ है, और कटारगढ़ में भी सबसे सुंदर महल है बादल महल। और बादल महल की जूनी कचहरी में, बादल महल की जूनी कचहरी में क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनकी जो माता थी वो पाली के जो अखैराज सोनगरा, मैंने कहा था ना अभी, उनकी पुत्री थी, यानी जयवंता बाई। तो अगर आपसे पूछे महाराणा प्रताप की माता कौन? पिता उदय सिंह है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लेकिन माता का जरूर ध्यान रख लेना आप, जयवंता बाई। महाराणा प्रताप की माता कौन है? जयवंता बाई है ना। ये जयवंता बाई है कौन? तो अखैराज सोनगरा की ये पुत्री है। जो पाली के अखैराज सोनगरा है, अखैराज सोनगरा की ये क्या है भाई? ये पुत्री है। पाली के अखैराज सोनगरा की क्या है? ये बेटी है जयवंता बाई। तो जयवंता बाई के गर्भ से, है ना, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जो उदय सिंह के पुत्र हैं। बात है कि दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं कीका या कूका। आज भी हम जब दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ में जाते हैं तो वहां छोटे बच्चों को, जैसे हम कहते हैं ना, अरे लाडला, है ना, तो वैसे वो कहते हैं अरे किक्का, बुलिया, टब्बर है, नन्या, है ना, तो वैसे कहते हैं किक्का, अरे किक्का। तो महाराणा प्रताप को लाड से कहते थे किक्का। क्या कहते थे? किक्का। यानी बचपन का नाम मान लो या तो इनको, है ना। अब सोना बाबू चल रहा है, वैसे सोना बाबू की तरह ये बाबू हो गए, लेकिन ये सोना बाबू की तरह नहीं थे, ये वीर बहादुर शाह से निडर थे। यानी बचपन का नाम क्या कह सकते हैं हम? कीका। वैसे लाड प्यार का शब्द है कीका, बुलिया, टब्बर, नन्या, है ना। तो ये कीका बचपन का नाम कह सकते हैं इनका। दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ में जब आप जाओगे तो आज भी पाओगे कि छोटे छोटे टाबरों को क्या कहा जाता है? कीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? छोटे छोटे टाबरों को क्या कहा जाता है? कीका कहा जाता है। ये आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा अब इसमें कई प्रश्न आ जाते हैं कि महाराणा प्रताप की जो शादी भी तो समय पर हो ही गई थी, है ना। महाराणा प्रताप की शादी हो गई तो भाई साहब इनकी पत्नियां कौन कौन थी? तो 2-3 पत्नियां को आपको विशेष ध्यान रखना है, जिनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये इस पृष्ठ की आप ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। ले लिया? चलो अब देखो, कि महाराणा प्रताप की धर्म पत्नियां कौन कौन थी साहब, जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। पहले राजाओं महाराजाओं में बहु पत्नी प्रथा का नियम था, है ना, इसलिए अधिक पत्नियां हो सकती थी। वर्तमान में बहु पत्नी प्रथा का रूल नहीं रहा है ना। तो ध्यान रखना, धर्म पत्नी अजब दे। कई क्या है, लोग अजब गजब के बयान दे देते हैं, है ना, कि साहब पहले तो बहुत बहुत पत्नियां होती थी तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो नहीं कर। अरे भाई, पहले की बात अलग थी, है ना। आज भी आप जाओ माल्टा जैसे देशों में, है ना, वहां पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है, तो वहां पर बहु विवाह जो है वो प्रचलित हो सकता है, संभव हो सकता है। तो उस समय के क्या कारण रहे थे? उस समय पत्नियां इसलिए भी रखी जाती थी कि संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, अपने राज्य की सीमाओं को बचाने के लिए राजा महाराजा क्या करते, मैत्री संबंध स्थापित करते थे। तो उसमें वैवाहिक संबंध सबसे मजबूत होता था, जिस कारण ऐसा किया जा सकता था। महाराणा प्रताप ने भी वही खेल खेला कि भाई हमारी सीमाएं मजबूत हो, हम आसपास के क्षेत्रों में दोस्ती रखें। तो इससे ज्यादा मजबूत संबंध और क्या हो सकता है कि जिसने अपनी बेटी दे दी वो अपने बेटी के राज्य को उजाड़ना नहीं चाहेगा। ऐसा ही महाराणा प्रताप के साथ होता है। तो अजबदे इनकी सबसे प्रिय पत्नी कह सकते हैं। ये बिजोलिया के एक जागीरदार थे, रामरख पंवार। तो ये बिजोलिया के जागीरदार रामरख पंवार की पुत्री थी। आपको ये ध्यान में रखना है, किसकी पुत्री थी ये? बिजोलिया के जागीरदार रामरख पंवार की पुत्री थी। बिजोलिया के जागीरदार रामरख पंवार की पुत्री थी। कौन? अजबदे, जो महाराणा प्रताप की प्रिय पत्नी थी। एक थी मालदेव राठौड़, जो थे उनके बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे राम, है ना, जिनके बारे में मैंने काफी बताया आपको। तो जो राम थे, राम की बेटी थी फूल कंवर। फूल कंवर,
फूल कंवर, ये भी इनकी पत्नी थी फूल कंवर। ये कौन थी? ये राम की पुत्री थी। राम कौन है? मालदेव राठौड़। राम कौन है भाई? मालदेव राठौड़ के बड़े बेटे। ध्यान रखना भाई, भिजोलिया के जागीरदार रामरख पवार की पुत्री तो अजबदे इनकी पत्नी थी। इसके अलावा मालदेव राठौड़ है ना, मारवाड़ के थे, उनके पुत्र थे राम। उनके पुत्र कौन है? राम। तो राम जो है उनकी पुत्री हुई थी फूल कंवर। फूल कंवर भी इनकी पत्नी थी। इसके अलावा एक पत्नी और जो पूछा गया है, जैसलमेर की एक राजकुमारी थी छीहरबाई। छीहरबाई भी इनकी पत्नी थी। कौन सी? छीहरबाई। ध्यान रखना, छीहरबाई। छीहरबाई है, ये भी इनकी क्या थी? पत्नी थी। ये जैसलमेर की राजकुमारी है भाई, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी कुछ पत्नियों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, जिनके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो वास्तविकता में बहुत ही गजब का प्रश्न जिनसे बन सकते हैं, है ना भाई। इनका विवाह है, जैसे ये 17 साल के थे तभी से अजबदे से इनका विवाह हो गया था 17 साल में। बाद में फूल कंवर से इनका विवाह हो गया। इसी क्रम में छीहरबाई से भी इनका विवाह हो गया था सब, है ना। और अब आपको ध्यान में रखना है कि अमर सिंह और भगवान दास हर दो सगे भाई अजबदे की कोख से हुए थे। वहीं फूल कंवर से चांदा और शेखा उत्पन्न हुए थे। इनके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं कि अजबदे जो है, जो इनकी पत्नी थी, उनसे इसके दो पुत्र हुए थे। एक तो अमर सिंह जो बड़ा बेटा था, यही आगे जाकर राजा बनता है। कौन हुआ था भाई? अमर सिंह। एक हुआ था भगवान दास, या भगवान सिंह भी बोल सकते हैं, है ना। फूल कंवर से इनके दो पुत्र हुए थे, चांदा और शेखा, है ना। चांदा और शेखा, इनके बारे में मैं आगे अपने मैं इसलिए इनके बारे में बता रहा हूँ, सभी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो प्रश्न बनते आए हैं आरपीएससी में या राजस्व बोर्ड में या एमएसएसबी किसी भी एग्जाम्स में, तो उनके बारे में निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा कि भाई वो प्रश्न कैसे बनते हैं। तो एक बार आप इन पुत्रों को ध्यान रखना कि जब मैं नाम लूं तब आपको पता आ जाएगा भगवान दास किसका बेटा था, अमर सिंह किसका बेटा था, चांदा शेखा किसके बेटे थे। अब ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप का जब अभिषेक हुआ तब महाराणा प्रताप की उम्र क्या रही होगी? तो उस समय महाराणा प्रताप थे 32 साल के। जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तब महाराणा प्रताप कितने साल के थे? 32 साल के थे भाई। इसमें भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि किस तरह से महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तब किसने तो इनकी कमर में तलवार बांधी थी, कौन इनके राज्याभिषेक में शामिल हुआ था, किस तरह से जंगलों में इन्होंने उस समय रह करके अपने राज्याभिषेक की गद्दी को गोगुंदा में रहकर किस तरह से संभाला था। तो ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं कि गुरुवार का दिन था, 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। एक एक प्रश्न आपके काम के हैं। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? सबसे पहली बात यह, उसी दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी, उसी दिन जगमाल को राजा घोषित कर दिया था। लेकिन सांझ ढलने से पहले पहले कृष्ण दास चुंडावत जो रावत थे, उन्होंने भाई साहब तलवार बांध करके राज्याभिषेक कर दिया था। राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो चुका था। 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का क्या हो चुका था? राज्याभिषेक हो चुका था, है ना। एक था राम शाह तंवर, राम शाह तंवर था ग्वालियर का, और एक अपने कृष्णदास जी चुंडावत, है। इन्होंने क्या किया था? इनके तलवार बांधी थी कमर में। तो ध्यान रखना कि जो तलवार बंधाई की रस्म है, तलवार बंधाई की जो रस्म है वो किसने निभाई थी? कृष्णदास सलुम्बर के रावत कृष्णदास चुंडावत ने। छोटे छोटे प्रश्न आपके क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। अपन मजाक मस्ती में नहीं रहेंगे, लेकिन अधिकतम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे कि कोई सा भी एग्जाम में प्रश्न आए उसको हम क्लियर कर लेंगे। आपकी किसी भी एग्जाम में जो आने वाली 2024 की जो भी एग्जाम्स हैं, इनमें हम निश्चित रूप से एक बेहतरीन प्रयास करेंगे कि कोई भी प्रश्न इनसे बाहर ना जाने पाए। तो ध्यान रखना
कि जो कृष्णदास चुंडावत हैं सलूम्बर के, उन्होंने क्या किया था, महाराणा प्रताप की कमर में तलवार बांध करके राज्याभिषेक कर दिया। हुआ कहां था राज्याभिषेक, तो गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा में एक महादेव बावड़ी है। कहां पर भाई, गोगुंदा में। कौन सी बावड़ी है, महादेव बावड़ी। गोगुंदा में कौन सी बावड़ी है भाई, महादेव बावड़ी। तो गोगुंदा में महादेव बावड़ी है, वहां पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। वहां पर क्या हो गया, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। ये जरूर ध्यान रखना, ये प्रश्न पिछली एग्जाम्स में आरपीएससी की एक एग्जाम हुई थी, वहां पर पूछा गया था कि भाई महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है वो कहां पर हुआ था, तो ध्यान रखना गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा में भी कहां पर, महादेव बावड़ी में। कहां पर भाई, महादेव बावड़ी में। महाराणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ वो तो था एक सामान्य, उसके बाद में कुंभलगढ़ में फिर से हुआ एक बार और इनका विधिवत राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मारवाड़ के जो राजा थे रावचंद्र सेन, उनको भी बुलाया गया था, वो भी इस समारोह में आए थे साहब। तभी तो चंद्रसेन को कहते हैं ना कि अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं, हम चंद्रसेन को कहते हैं ना। तो महाराणा प्रताप जब कुंभलगढ़ में गए और वहां से कुंभलगढ़ से, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था, उसके बाद ये भाई मेवाड़ पर आधिपत्य करने लगे, शासन करने लगे सब, है ना। अब ये पहले ही देखो, जैसे अपने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने, है ना भाई, बचपन में गरीब परिवार से उठे और किस तरह से आगे बढ़े, वैसे ही ये जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते आए हैं, घाटियों में, बाड़ियों में, पहाड़ों में रहते आए हैं। क्यों, अकबर ने जब आक्रमण किया था उदय सिंह पर, तब उदय सिंह जंगलों में चले गए थे जयमल पत्ता को राज्य सौंप करके, और जंगलों में ही पले बड़े, इसलिए इनको गरीब की एक एक चीज पता थी, कैसे जीवन जिया जाता है। इसलिए जनता में जल्दी ही ये छा भी गए। जनता में इनकी जो योजनाएं आई, इनके जो कार्य आए, हम देखेंगे, कला संस्कृति भी पढ़ेंगे हम, राजनीतिक इतिहास, इनके यौद्धिक जो इन्होंने युद्ध किए वो, और उसके बाद में किस तरह से कला संस्कृति युद्धों के करते हुए भी आगे बढ़ाई, उस सबको हमें पढ़ना है। तो जनता उनसे काफी प्रसन्न हुई, है ना। जब ये राजा बने उस समय तक चित्तौड़ लो, चाहे मांडलगढ़ लो, चाहे जहाजपुर लो, चाहे बदनौर लो, चाहे शाहपुरा लो, मैप में देखेंगे इनको कि साहब वो मुगलों के प्रभाव में चले गए थे, मुगलों ने उन पर अधिकार कर लिया था साहब। अब बात करते हैं कि महाराणा प्रताप का ये तो था सामान्य सा जीवन परिचय। ये तो क्या था, सामान्य सा जीवन परिचय था मित्रों। जीवन परिचय के अलावा भी हमें महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ना है। इतिहास शुरू होगा महाराणा प्रताप और अकबर से। तो मैं आपको एक सामान्य जानकारी देता हूं, जिससे आपको निश्चित रूप से यह आपको मैं ये कह सकता हूं कि गारंटी दे सकता हूं आपको कि भाई साहब महाराणा प्रताप आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब भी एक बार में एक पेज आपको देखना है मात्र, है ना, और उसमें महाराणा प्रताप का आपको बहुत कुछ क्लियर होगा कि महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप और अकबर को हम पढ़ेंगे, उसकी कला और संस्कृति को हम पढ़ेंगे। अब देखना आप, सबसे पहले महाराणा प्रताप और अकबर, है ना। डिटेल हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए ना कि अकबर और महाराणा प्रताप के रिलेशंस कैसे रहे थे। सबसे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 बार शिष्टमंडल भेजे थे, हमें उनके बारे में पढ़ना है। यह आप इसी क्रम से याद रखना मित्रों कि सबसे पहले अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 बार शिष्टमंडल भेजे थे साहब। क्यों ऐसा किया वो हमें पढ़ना पड़ेगा। बाद में जब मामला नहीं बैठता दिखा तो उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध कर लिया मान सिंह को भेजकर। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो सबसे बड़ा युद्ध कह सकते हैं वो हमें पढ़ना है। उसमें भाई साहब हाथियों के, घोड़ों के नाम तक पूछे गए हैं। और जब हल्दी घाटी के युद्ध से पार नहीं पड़ी तो अकबर खुद आया, अकबर स्वयं आया भाई साहब, खुद अकबर आया, तब युद्ध हुआ। फिर भी मामला नहीं पार पड़ा तो उसने 3 बार शाहबाज खां को भेजा। कितनी बार? शाहबाज खां को भेजा उसने 3 बार। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कब कब भेजा और इसने क्या क्या अधिकार में लिया। शाहबाज खां को इसने 3 बार भेजा था भाई साहब, ये हमें देखना। 4 शिष्टमंडल भेजे, नहीं समझ में आया, हल्दी घाटी खुद आया, मान सिंह को भेजा, युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप विजयी हुआ। अकबर जो है आया, ये भी हार के चला गया। हार ही थी जब महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया तो। शाहबाज खां को 3 बार भेजा, पार नहीं पड़ी भाई साहब, पार नहीं पड़ी। बाद में इसी समय, इसी दौरान महाराणा प्रताप की मुलाकात भामाशाह से हो गई थी।
भामाशाह और ताराचंद से। तो हमें भामाशाह और ताराचंद के बारे में जानना है कि ये भाई कौन थे। भामाशाह और ताराचंद के बारे में जानना है कि इनसे जो मुलाकातें हुई थी वो किस तरह की मुलाकातें थी। ताराचंद ने लूट का धन जो है वो महाराणा प्रताप को सौंपा था और भामाशाह ने अपना खुद का कमाया हुआ धन महाराणा प्रताप को सौंपा था साहब। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। शाहबाज खां को 3 बार भेजा, भामाशाह से मुलाकात हो गई, महाराणा प्रताप फिर बलशाली हो गए। फिर अब्दुल रहीम खान खाना आया। कौन आया? अब्दुल रहीम खान खाना आया। इससे भी भाई साहब पार नहीं पड़ी, ये भी मुंह की खाकर चला गया। फिर भाई साहब होता है दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? दिवेर का युद्ध। एक बड़ा युद्ध हुआ फिर दिवेर का युद्ध, जिसे मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। लेकिन भाई साहब फिर महाराणा प्रताप जबरदस्त तरीके से विजयी हुए। इस बार जबरदस्त तरीके से विजयी हुए और महाराणा प्रताप के जो क्षेत्र थे जो मुगलों के अधीन थे, पुनः महाराणा प्रताप ने अपने अधिकार में ले लिए साहब। और अब आता है फिर अंतिम अभियान भेजा जगन्नाथ कछवाहा को। किसको भेजा? जगन्नाथ कछवाहा। ये अंतिम अभियान था महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर द्वारा भेजा गया। फिर भेजा, लेकिन जगन्नाथ कछवाहा बीच में ही सलट गए। कुल मिलाकर के मामला नहीं बेटा। तो आपको ये सब चीजें पढ़नी होगी महाराणा प्रताप और अकबर के संदर्भ में। शिष्टमंडल भेजना, हल्दीघाटी का युद्ध करना, अकबर आना, शाहबाज खां को 3 बार भेजना, अब्दुल रहीम खान खाना को भेजना, दिवेर का युद्ध करना, जगन्नाथ कछवाहा को अंतिम अभियान के रूप में भेजना और फिर अकबर द्वारा हाथ जोड़ लेना कि मारा बाप है ना, मन माफ कर, आज के बाद मैं थारे कन्ने कदे ना आऊं, है ना, थारे आंख उठार नहीं देखूं। तो कुल मिलाकर के अकबर जो है वो हाथ जोड़ दियो, महाराणा प्रताप का पगा पड़ गया, कनक दंडोत लगा दी। वो ध्यान रखना है। फिर हम पढ़ेंगे कला और संस्कृति। फिर महाराणा प्रताप ने भाई साहब इतने युद्ध करते हुए भी जबरदस्त तरीके से कला और संस्कृति का विकास किया। तो हमें पढ़ना पड़ेगा कला और संस्कृति, है ना। 2 वीडियोज में वो कंप्लीट हो जाएगा अपना। एक वीडियो में हमने अपना आज जीवन परिचय लिया है, फिर 2 वीडियो जब हम सारे युद्ध देख लेंगे, फिर महाराणा प्रताप की हमें कला और संस्कृति देखनी होगी। एक लास्ट वीडियो, चौथा वीडियो बनेगा इसका। तो कला और संस्कृति देखनी होगी, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में महाराणा प्रताप का योगदान हम देखेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में महाराणा प्रताप ने कितना काम किया, किस तरह से आगे बढ़े, हमें ये देखना है। और साथ में हमें स्थापत्य कला, ये चीजें आप अच्छी तरह से याद करना। इसी क्रम में हमें याद रखना है, जिससे याद हो जाएगा। फिर हमें देखिए कि महाराणा प्रताप की चित्रकला और महाराणा प्रताप के नाम पर आज कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, उन पुरस्कारों के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो पुरस्कार कौन कौन से हैं। प्रताप जो है, महाराणा प्रताप की छतरियां, महाराणा प्रताप की यादें कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है, प्रताप के स्मारक के रूप में या यादों के रूप में हम उनको पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें महाराणा प्रताप की चौथी वीडियो में हो जाएगी। कुल मिलाकर 1 वीडियो आ चुका है, 3 वीडियो और आने हैं, जो कल परसों पहले रोज में आप देख सकते हो। तो मित्रों आज्ञा दीजिएगा, लाइक जरूर करें हमारे वीडियोज को, आप कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आगे किस तरह से चलना है वो हमें बताएं। आपका प्रोग्राम क्या है, हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा, हम आपको बताते रहेंगे। और साथ में ही चैनल को जिस बंधु ने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें, अपने भाई बंधुओं को जरूर भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, सबको भेजें। जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे मित्रों, उतने ही बढ़िया शानदार तरीके से हम भी आपसे जुड़ करके कुछ अच्छा दे पाएंगे। आज्ञा दीजिएगा मित्रों। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।